एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल जो सेशन शुरू मैंने किया था तो कैसा लगा आपको बताइएगा प्लीज़। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं, राहुल स्पेशली। थैंक यू राहुल, आपने बहुत अच्छा मुझे मोटिवेट किया है और इसका मतलब आप अच्छे से क्लासेस देख रहे हो, है ना। तो जो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं उनके नाम नोट कर रही हूँ। और मैंने एक प्लान किया है कि जैसे मैं आपको PYQs करवा रही हूँ, अब इन PYQ का कि मैं टेस्ट लूँगी आपसे। जैसे कि अब पूरा वीक चलेगा जो हमारे PYQs, सैटरडे तक। संडे का जो मैं सेशन लेकर आऊँगी वो मैं PYQ के टेस्ट का सेशन लेकर आऊँगी, मॉक टेस्ट का, जितने मैंने पूरे वीक में करवाए हुए होंगे। और आप सब उनको टेस्ट को देंगे, मैं वीडियो लेकर आऊँगी, मैं सिर्फ वहाँ आंसर बताऊँगी और आपने फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कोई भी क्वेश्चन मेरे करवाए हुए से बाहर नहीं होगा, सारा जो पूरा वीक चलेगा उनमें से 30 क्वेश्चंस होंगे आपकी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। और एक ये जो आपकी सीटेट की बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब ये दिसंबर में होगा, जुलाई वाला नहीं होगा। तो बेटे देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ रहे हो और एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन अफवाहों से आप दूर रहिए जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी होता है मान लीजिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा है ना कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, है ना। कि अब आपने सीटेट में सोचा था कि 90 क्रॉस करेंगे, अब आप सोचो कि आपको 100 से 120 140 तक आपको मार्क्स लेने हैं। तो आप और ज़्यादा अच्छे हौसले के साथ पढ़िए, जज्बे के साथ पढ़िए, पढ़ाई नहीं छोड़िए। क्योंकि स्टडी का सबसे अच्छा अगर सक्सेस होना है लाइफ में, आपको पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना कंटिन्यूटी आप बनाकर रखोगे उतने ही आप सक्सेस हो जाओगे। अभी तो आपने सीटेट का एग्ज़ाम देना है ना। और सीटेट के बाद भी तो आप दोगे, टीचर तभी तो बनोगे आप। तो टीचर की प्रिपरेशन के लिए भी तो आपको बहुत सारी स्टडी करनी होगी। तो ठीक ही है कि आप स्टडी कर ही रहे हो और थोड़ा डीप में जाकर स्टडी कीजिए। ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप इतना कुछ ये कर रहे हो, रो रहे हो, हाँ ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं बेटा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं अब। ठीक है, बहुत होगी बातें। कुछ भी अगर आपको मुझे बोलना हो, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाला टॉपिक हमें क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ की पॉइंट्स बताती रहूँगी बीच बीच में, जैसे कल मैंने आपको डायलेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, आज थोड़ा सा नेचर के बारे में मैं लास्ट में बताऊँगी, 4 से 5 पॉइंट। आप बेशक से एक रजिस्टर लगा लीजिए, एक कॉपी, छोटी सी पतली सी कॉपी लगा लीजिए, जो जो मैं टर्म्स बता रही हूँ सिर्फ वही वही लिखते जाइए और एग्ज़ाम टाइम में लास्ट में सिर्फ उनको रिवाइज कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरू। अब आपका ये अगला फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये 136, ऐसे मत सोचिएगा कि ये मैं ऐसे नंबर लिख कर लाई हूँ, ये नंबरिंग आपके प्रीवियस पेपर से मैंने उठाई है एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, तो आप नंबर 1 ही समझिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अश्विन नोज उड़िया फ्रॉम हिज बर्थ, कि बर्थ से वो उड़िया समझता है। ही स्टडीज English and Hindi based on his statement. Find which of the following statement is not true. ये नोट ट्रू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई है 4 ऑप्शन में से कौन सी ट्रू नहीं है, यानी कि गलत हमने बतानी है स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है बच्चे की भाषा की, लैंग्वेज की, लर्निंग और एक्विजिशन की, है ना। बच्चा 2 तरीके से लैंग्वेज एक्वायर करेगा, या तो एक्वायर करेगा या वो लर्निंग करेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चा अपनी भाषा को अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करता है, यानी कि अर्जन करता है, ठीक है, वो बच्चे की मदर टंग होती है, मदर टंग, और उसे ही बोलते हैं कि बच्चे ने भाषा को एक्वायर किया। जैसे कि अब इसने कहा कि अश्विन नोज उड़िया, वो उड़िया जाता है। उड़िया क्या है, उसकी एक्वायर लैंग्वेज है, एक्विजिशन वाली लैंग्वेज है, अर्जित की है। और जब पढ़ते टाइम उसने भाषा सीखी, उसने 2 भाषा सीखी, हिंदी और इंग्लिश, ये उसकी लर्निंग लैंग्वेज हुई। ठीक है, इनका भी मैं डिफरेंस करवाऊंगी, एक आपको एक टेबल ही बनाकर दे दूंगी, उस टेबल में इन दोनों के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैं अब आपके ऑप्शन पढ़ देती हूँ। हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन, हिज उड़िया लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन, हिज हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग। तो बताइए इसमें से ऑप्शन क्या होगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश लर्निंग
लैंग्वेज एक्विजिशन, पहला ही पॉइंट गलत लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि हिंदी तो उसकी लर्निंग लैंग्वेज है, एक्विजिशन नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हुआ। उड़िया उसकी एक्विजिशन लैंग्वेज है, बिल्कुल ठीक है। हिंदी उसकी लर्निंग लैंग्वेज है, ठीक है, और इंग्लिश को भी उसने लर्न किया है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन a person learns the language for writing a book, a person learns the language for utilitarian reason like employment. थर्ड ऑप्शन है, a person learns the language for being closer to the native speakers of the language, a person learns the language for their communities religious and social function. देखिए, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन का क्वेश्चन जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें भी आपके आया था कि इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। अब जो ये इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है ना, इसका मतलब होता है कि जब हम अपनी लैंग्वेज को, अपने स्किल को एक्वायर करते हैं और किसी बाहरी मोटिवेशन के लिए कुछ हमने अर्जित करना, जैसे कि हमने एजुकेशन लेनी या हमने सीटेट ही क्लियर करना है। सीटेट को हम क्लियर क्यों कर रहे हैं? हमें टीचर बनना है ना। जो टीचर बनना है ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है, ठीक है। वहाँ पर भी ऐसा ही था कि एक लड़का बहुत लैंग्वेज को सीख रहा है, अब्रोड जाएगा, फॉरेन जाएगा, तो वहाँ जाकर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंटल है, तो वहाँ भी यही था कि वो पैसे कमाने के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन में आता है। तो ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन ठीक होगा, तो रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृपा एंड करण आर ट्विंस एंड स्पीक अ पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी, ठीक है। जो कृपा और करण है ना वो ट्विंस हैं, और जो उनकी मातृभाषा, वो सॉरी बोली है, डायलेक्ट है नहीं कि उपभाषा या बोली, मणिपुरी है। हाउ एवर दे डिफर इन देयर स्पीच, लेकिन फिर भी वो जो बोलते हैं ना, बोलने में उनकी स्पीच में डिफरेंस है। वट इज़ देयर इंडिविजुअल स्पेशल वे ऑफ स्पीकिंग इज स्पीकिंग द डायलेक्ट नोन एज, तो जो उनकी जो स्पीकिंग का डायलेक्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? भाषा उपभाषा सेम है, दोनों की बोलियां सेम है, लेकिन फिर भी प्रनाउंस करने के तरीके में वो डिफरेंस है उनका, ठीक है। तो पहला है मणिपुरी, आइडोलेक्ट, डायलेक्ट और स्पीच, तो इनमें से क्या ऑप्शन आएगा? देखिए मैंने बताया था आइडोलेक्ट और डायलेक्ट, इन दोनों में से आप ऑप्शन करोगे पक्का, ठीक है। और डायलेक्ट करोगे, डायलेक्ट तो होती है उपभाषा, और आइडोलेक्ट क्या होती है? आइडोलेक्ट होती है कि व्यक्ति की ऐसी शैली, व्यक्तिगत शैली जो उसके उच्चारण के तरीके को अलग अलग करती है, दूसरों से अलग बनाती है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग अलग होता है। तो आंसर आप समझ गए होंगे क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा सेकंड, आइडोलेक्ट, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह का स्टेटस दिया गया है? ये तो सबको ही पता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है थर्ड, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A test which aims to identify an individual student's specific area of weakness and strength is known as, कि हमने एक बच्चे के स्पेसिफिक एरिया है वीकनेस का और स्ट्रेंथ का, उसको जानना है, तो उसको जानने के लिए हम कौन से टेस्ट को अप्लाई करेंगे? फॉर्मेटिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वैलिडिटी टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये पहले भी आ चुका है आपका, ऑप्शन क्लियर ही है सबको ही कि अगर हम बच्चे के स्टूडेंट्स की हमने किसी भी स्पेसिफिक एरिया को अगर हमने जानना है, वीकनेस को और स्ट्रेंथ को, उसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसका आपका आंसर हुआ फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, अदिति जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को अच्छे से जानती है, बट कैन नॉट यूज अ कॉन्टेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाती है कॉन्टेक्स्ट में। वट नॉलेज डज सी पोजेसेस, तो वो कौन सी नॉलेज जानती है, कौन सी नॉलेज है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, प्रोसीजरल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये कल भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और कल बड़े अच्छे से बताया था मैंने कि ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर के रूल्स, जिसमें मैंने आपको प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव का बताया था
है ना, कि डेक्लरेटिव तो सिर्फ एक नॉलेज होती है जो बच्चे को हम देते हैं, ठीक है, एक टीचर बताता है कि ये ग्रामर है, इसके रूल ऐसे हैं, और प्रोसीजर में प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, बच्चा यूज़ करता है, ठीक है, प्रयोग करता है। अब देखो, इसको रूल तो पता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रही कॉन्टेक्स्ट में, तो कौन सी क्या हुआ इसका, आपको पता चली गया कि नॉलेज ही है, बस बच्चे को अप्लाई नहीं कर पा रहा, प्रोसीजर तो अभी वो कर ही नहीं पा रहा ना, यूज़ तो कर ही नहीं पा रही, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आ गया होगा सबको ये आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, सम लैंग्वेजेस कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर, लैंग्वेज एक्सप्रेस आइडेंटिटी, ठीक है, ये तो लैंग्वेज इज अ रेस्पिरेटरी ऑफ हिस्ट्री, हाँ ये भी ठीक है, लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स टू द सम ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये भी ठीक है, तो कौन सी सही नहीं है, पता चलिए क्या होगा कि लैंग्वेज केवल कन्वे नहीं करती साइंस और इंजीनियरिंग को बेटर से, बहुत सारी चीज़ों को कन्वे करती है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हुआ फर्स्ट राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ी, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, वट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ लैंग्वेज क्लासरूम, कि लैंग्वेज के क्लासरूम के लिए जब हम बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं तो हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपको पूरे स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या आता है इसका, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्रुप को फॉर्म करेंगे, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को फॉर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, ग्रुप को फॉर्म करने के बाद फिर हम करेंगे टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, टॉपिक, फिर थर्ड क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर ठीक है, कि फिर हम प्लानिंग करेंगे, फिर फोर्थ में क्या करेंगे, फिर हम जो हमने प्लानिंग कर ली ना, टॉपिक चूज कर लिया, फिर हम प्लानिंग करें कैसे कैसे करेंगे, फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे, फिर फिफ्थ में क्या करेंगे, जो हमने डाटा लिया ना इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, राइटिंग ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, लिखेंगे ड्राफ्ट, ठीक है, और लास्ट में जो सेवन्थ ऑप्शन है, सॉरी सेवन्थ स्टेप है, वो है फाइनलाइजेशन, फाइनल, फिर हम उसको फाइनल कर देंगे, ठीक है, ये स्टेप्स हम हमेशा जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसमें फॉलो करते हैं। देख लीजिए अब किस कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा आपका, फॉर्मिंग इसमें भी है, फॉर्मिंग, आइडेंटिफाई द टॉपिक, प्लानिंग करेंगे, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, राइटिंग ड्राफ्ट, इंटरप्रिटेशन डाटा, नहीं इंटरप्रिटेशन डाटा हम उससे राइटिंग से पहले करेंगे, फाइनल, ये है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन हुआ राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेप्स को कहीं एक जगह लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार पेपर में आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन, टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स, अब टॉप डाउन अप्रोच बताइए, उस दिन भी मैंने आपको बॉटम अप्रोच बताई थी, बॉटम अप, एक होती है टॉप डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, अब ये टॉप डाउन पूछ रहा है, देखिए बॉटम अप्रोच कौन सी होती है, बॉटम अप अप्रोच में पार्ट टू होल चलते हैं, पार्ट टू होल, और जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है उसमें क्या करते हैं हम, होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, ठीक है, ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने लिसनिंग स्किल का किया था, कि लिसनिंग स्किल में हमें बताया गया था कि इसमें से टॉप डाउन अप्रोच कौन सी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये दी गई थी, ठीक है। अब इसमें से बताइए क्या करेंगे, पहला ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ, लिसनिंग टू ईच साउंड, वर्ड्स, फ्रेज, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस, पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल, listening to the gist of speech, text or audio, listening to overall messages to the text, speech or the audio। अब देखो होल की बात हो रही है, होल मतलब ओवरऑल, आप समझ गए होगे, जहाँ ओवरऑल होगा जहाँ होल होगा वहीं हुआ हमारा ऑप्शन हुआ, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ओवरऑल मैसेज ऑफ टेक्स्ट की बात हो रही है, जिस्ट भी इसमें आ सकता था बट जिस्ट से बेस्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ये मैं एक बार आपको बाद में फिर भी करवाऊंगी, एक बार फिर से इन सबको, ठीक है। चलिए अगला है, A teacher of class 7th wanted to give a writing task of writing a description of a person, ठीक है, अब क्लास है कि टीचर है 7th क्लास की स्टैंडर्ड की, वो चाहते हैं कि बच्चों को टास्क दे लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन में किसी पर्सन का, तो वो सी वेंट आउट द क्लासरूम, बाहर गई, प्रोटा होकर,
होकर यानी कि कोई फेरी वाला उसको लेकर आई क्लासरूम में बास्केट के साथ, और वह सी रिक्वेस्ट हिम टू बी देयर फॉर अबाउट 7 मिनट्स, और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप 7 मिनट यहीं पर रुकिए। एंड देन आस्क हर लर्नर, और फिर अपने लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप क्या करिए, काम करिए, पेयर बनाइए अपने और पेयर में काम कीजिए और इस व्यक्ति पर डिस्क्रिप्शन लिखिए। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द हॉकर दिस एक्टिविटी नोन एज, ये कह रहा है कि इसमें जो हॉकर है ये क्या है, इसमें इस एक्टिविटी में मटेरियल है, टीचिंग असिस्टेंट है, हॉकर है, या ए पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी, या ये है। अब देखिए ये बाहर से लेकर आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा टीचिंग मेथड का रूप है कि हम बाहर से एक रियल ऑब्जेक्ट ले आए, कुछ भी रियल मटेरियल ले आए और बच्चों के सामने हमने प्रेजेंट कर दिया और बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, होकर एक तरह से एक मटेरियल है। हाँ, अगर टीचर क्या करती, क्लास में से किसी स्टूडेंट को लेती और उसको बोलती कि आप होकर का रोल प्ले करो, फिर वहाँ पर एक पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी ये हो जाता आपका। ठीक है, टीचर असिस्टेंट तो है ही नहीं है, ना ही होकर, ये भी नहीं आ सकता ऑप्शन इसमें। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th वांट्स हर लर्नर टू रीड द शॉर्ट टेक्स्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड आइडेंटिफाई टू द पीपल एंड कम्युनिटी presented in this text, in the text, what does the teacher aim to promote among learners। ठीक है, एक टीचर है क्लास 7th की, वो चाहती है कि उसके लर्नर रीड करें एक शॉर्ट टेक्स्ट को, उसके को अंडरस्टैंड करें, उसकी पावर को समझें और आइडेंटिफाई करें पीपल को, लोग को, और उसकी कम्युनिटी में जो जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टेक्स्ट के माध्यम से वो चाहती है कि उसके जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ को सीखें, एक टेक्स्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट आएगा, टीचर क्या करवाना चाह रही है, लिटरेरी स्किल है, नहीं, लिटरेरी तो लिटरेचर से रिलेटेड होती है। लैंग्वेज लिटरेसी है, भाषा की लिटरेसी, नहीं, लैंग्वेज की लिटरेसी तो नहीं करवा रही वो यहाँ पर, क्योंकि लैंग्वेज तो बच्चों को आती है, बच्चों को तो एक शॉर्ट टेक्स्ट बच्चे को स्टोरी के माध्यम से शॉर्ट टेक्स्ट कुछ भी दे दिया उसने। क्रिटिकल लिटरेसी, हाँ शायद हो सकता है। एनालिटिकल रीडिंग, नहीं, एनालिटिकल नहीं करवा रही वो, यहाँ पर क्रिटिकल लिटरेसी करवा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग करवा रही है, अंडरस्टैंडिंग करवा रही है, ताकि बच्चे उस टेक्स्ट से लोगों को, उनकी कम्युनिटी को समझे। ठीक है, तो ऑप्शन हुआ हमारा थर्ड, क्रिटिकल लिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एडवोकेट बाय नेशनल पॉलिसी NEP 2020। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, नेशनल पॉलिसी के बारे में बताई गई है। स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज अ कोर लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन ऑप्शन अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा। NEP के कल भी NEP के से क्वेश्चन आया था और इससे पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका NEP से। ठीक है, अब ये क्या क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, जो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज को एडिशनल के रूप में आप सेकेंडरी स्टेज पर पढ़ सकते हो, ये कल भी आया था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सेकंड राइट। क्लासिकल लैंग्वेज कोर लैंग्वेज एट द सेकंड स्टेज नहीं बोला, कोर नहीं बोला उसने बोला एडिशनल ऑप्शन के रूप में आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हुआ सेकंड राइट। सेकंड, तो थर्ड ऑप्शन है स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन ऑप्शन अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें भी नहीं आई थी। ठीक है, 3 फॉर्मूला में भी, क्योंकि 3 फॉर्मूला में कौन सी होगी, एक तो लैंग्वेज हमारी मदर टंग होगी, एक हमारी रीजन एरिया से रिलेटेड करती हुई होगी, और एक इंग्लिश होगी। तो बस ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो हमेशा हमारे इसमें NEP में 2020 में बताए। इसके अलावा और शायद मेरे ख्याल से आपकी NEP में 11 लैंग्वेज को दर्जा दिया गया, 11 लैंग्वेज के बारे में बात करेगी, 11 लैंग्वेज के बारे में जो क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। एक बार फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हेयर इज अ टेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट विच लैंग्वेज रजिस्टर डज द टेक्स्ट बिलोंग टू। देखिए रजिस्टर की बात हो रही है, रजिस्टर का क्वेश्चन पहले भी आया था एक। सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन, यहाँ पे ना एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी गई है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसी हुई, उसमें जो वर्ल्ड वार हुई थी उसमें यूरोपियन और एशिया और न्यू आइडियाज़ आए, राइट्स के बारे में पता चला, कंट्रोल किया, सोशल पावर भी, जो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इसमें बात की गई है। तो इसके ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ, रेवोल्यूशन रजिस्टर, साइंस रजिस्टर, पॉलिटिकल रजिस्टर और सोशल साइंस रजिस्टर। देखिए रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर ना एक स्पेसिफिक, मैं कहूँ तो, अगर बताऊँ तो मैं आपको कि रजिस्टर एक तरह से 2 टाइप का हो सकता है। रजिस्टर यहाँ पे रजिस्टर यानी कि एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर्मल रजिस्टर,
एक होता है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में क्या आएगा, फॉर्मल में ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे कि स्कूल, स्कूल के आसपास का इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आसपास के लोग, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपका। और इनफॉर्मल आ गया आपके सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, ठीक है, ये सारे आपके इनफॉर्मल में आ जाती है। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई उसमें भी, उधर भी वैसे ही बात की गई थी कि मैंने आपको बताया था कि साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड टर्म है, जो इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं मेनली वो सोशल साइंस में ही आते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल वे में बात की गई है, यहाँ पे फॉर्मल वे में बात नहीं की गई है। रजिस्टर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लैंग्वेज को किसी बिजनेस या इमोशन या किसी इन्फॉर्मेशन के लिए जब हम यूज़ करते हैं किसी एरिया में भाषा शैली को, ठीक है, उसे रजिस्टर बोलते हैं। जैसे कि कॉमर्स रजिस्टर हो गया, फॉर्मल रजिस्टर, इनफॉर्मल मैंने बता दिया, साइंस रजिस्टर हो गया जिसमें साइंस की टर्म आ जाएंगी, सोशल साइंस जैसे इतिहास, हिस्ट्री, सोसाइटी, कम्युनिटी, इनकी बात हो जाएगी। पॉलिटिकल रजिस्टर में कहीं डिबेट होगा, कहीं भाषण होगा, ठीक है, और लोकल में कोई विशेष के कोई एरिया की बात हो जब, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आंसर आएगा सोशल साइंस रजिस्टर। अगला ऑप्शन आपका क्वेश्चन है, सुभाष अ टीचर ऑफ क्लास 8th रिग्रेट लैंग्वेज असेसमेंट जर्नली डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू रिसिप्टिव स्किल। ठीक है, 8th क्लास का बच्चा है, वो इसको रिसिप्टिव स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। वट डज मीन बाय रिसिप्टिव स्किल, तो रिसिप्टिव स्किल का मीनिंग क्या है, दो स्किल्स बताई थी मैंने आपको, एक तो थी रिसिप्टिव, एक थी प्रोडक्टिव। ठीक है, जहाँ से हम रिसीव करते हैं, रिसीव कैसे करेंगे, या तो हम लिसनिंग करेंगे या हम रीडिंग करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, या तो हम बोलेंगे या हम स्पीकिंग करेंगे या हम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे। यही था क्या, बोलिए। ठीक है, यही था। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने बता ही दिया होगा सबने, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये ऑप्शन आएगा प्रोडक्टिव स्किल में। अगला क्वेश्चन है, लर्नर अंडरस्टैंड्स एंड अप्लाइज द लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम। लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, अप्लाई करेंगे, लैंग्वेज वर्क्स एज ए सिस्टम, की लैंग्वेज एक वर्क के सिस्टम की तरह काम करती है। ये लैंग्वेज के नेचर की बात हो रही है, नेचर कि नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज का जो नेचर है बहुत तरीके से काम करता है, तो एज ए सिस्टम भी काम करता है। तो जो एज ए सिस्टम काम करता है, इसमें आएगा आपका, एक तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेटेजी कॉम्पिटेंसी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंसी, सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी। बताइए कैसे काम करेगा, सिस्टम है तो कैसे काम करेगा, सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंसी से काम करेगा, है ना, तो सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंसी। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है आपके नेचर से, तो नेचर के मैं कुछ एक पॉइंट बता देती हूँ जो सिर्फ आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेचर ऑफ लैंग्वेज देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक से, को नोट और नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। लैंग्वेज इज अ रूल ऑफ गवर्न सिस्टम। इस स्टेटमेंट को याद रखना, सबसे नंबर 1 पर यही आएगी। अगर आपके ऑप्शन में सिस्टम ऑफ सिस्टम भी दिया हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दिया हो, सिस्टम स्ट्रक्चर भी दिया हो और रूल ऑफ गवर्न सिस्टम दिया हो, तो आप रूल ऑफ गवर्न सिस्टम को पहले नंबर पर रखेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, फिर सिस्टम ऑफ सिस्टम आएगा। ठीक है, ये 3 है जो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। ठीक है, ये रूल ऑफ गवर्न को थोड़ा सा और चेंज करके दे देता है, बट उसमें रूल पक्का लिखेगा वो। ठीक है, अगला है, लैंग्वेज इज अ बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। कल्चरल एक्सपीरियंस पर भी बेस होता है। लैंग्वेज इज अ आर्बिट्री, लैंग्वेज इज अ सिम्बोलिक। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचर होते हैं लैंग्वेज के, बट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको, प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया है। जो समझ में ना भी आए तो कमेंट में आप मुझे प्लीज़ बोल दीजिएगा, क्योंकि फ्लो फ्लो में मैं बोलती रहती हूँ और कई बार मैं कुछ ज़्यादा भी बोल जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना मतलब इंटरेस्ट आ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहीं पर कोई मिस्टेक हो ना, प्लीज़ बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ, बस क्लास बैठी और ले ली और उसमें जो भी मैंने पढ़ाना है वो पढ़ा दिया, उसके बाद मैं चेक भी नहीं करती हूँ। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ सही नहीं थी, ये चीज़ सही है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का, मोटिवेट करने के लिए। आप हो तभी हम हैं, ये टैगलाइन है आपकी, आप सभी की है और हमारी भी है कि आप हैं तो हम हैं। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच सबका। और मुझे अब बच्चों के नाम भी याद होने लगे हैं, कुछ कुछ बच्चों के, क्योंकि अब ज़रूरी है नाम भी याद करने, अगर नाम याद नहीं करूँगी तो आपसे कनेक्ट कैसे हो पाऊँगी मैं। ठीक है, तो कनेक्ट होने के लिए नाम याद करना भी ज़रूरी है। थैंक यू रोहित, अमित,
ठीक है। और शायद एक आसिफ करके भी हैं बच्चा। थैंक यू सो मच बेटा, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।